शुरुआत कर रहे हैं हम लोग विलियन चैप्टर के लेक्चर नंबर 9 का, जिसमें हम लोग मेनली आज किसके बारे में पढ़ेंगे, हिमांक में अवनमन क्या होता है। इससे जो पहले क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने बात किया था किसके बारे में, क्वथनांक में उन्नयन के बारे में। और क्या पढ़ते थे, जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को वाष्पशील द्रव में मिलाया जाता है तो जो विलियन बनता है उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम। ठीक है, और वाष्प दाब में होने वाला जो ये कमी रहता है उसी को बोलते हैं क्या, वाष्प दाब में अवनमन। और उसके कारण जो क्वथनांक रहता है, ठीक है, उसमें क्या आ जाता है आपका, वृद्धि। ठीक है ना, क्वथनांक में होने वाली यही वृद्धि क्या कहलाता है, क्वथनांक में उन्नयन। यहाँ तक क्लियर है। और क्वथनांक में उन्नयन जो रहता है समानुपाती होता है किसके, मोललता के। फिर उसके आधार पर हम लोगों ने मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है उसका गणना किया था, और उसी के आधार पर हम लोगों ने आणविक द्रव्यमान का गणना किया था। सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है लगभग। ठीक है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन के बारे में। किसके बारे में, हिमांक में अवनमन। जैसे क्वथनांक में उन्नयन होता है, ठीक है ना, यानी कि जो टेम्परेचर रहता है वो ज्यादा देना पड़ता है विलियन में, वही अब इसमें जो जमने को क्या बोलते हैं हम लोग, हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है ना। तो इसमें क्या होगा, हिमांक जैसे कोई पदार्थ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता था, हिमांक में अवनमन हुआ मतलब वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप जमेगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये जो हिमांक में होने वाली कमी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन। क्लियर है ना। और हिमांक में अवनमन के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ेंगे मोलल अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं। जैसे उसमें मोलल उन्नयन स्थिरांक था, इसमें क्या पढ़ेंगे, मोलल अवनमन स्थिरांक, और कैसे आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं उसके बारे में। क्लियर है। जैसे कि देखो थ्योरी शुरू होता है हिमांक में अवनमन। देखो हिमांक में अवनमन क्या चीज होता है, सबसे पहले तो वर्ड जान लो। हिमांक जैसे क्वथनांक को समझे थे वैसे ही वर्ड क्या है, हिमांक। ध्यान समझना, किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब उसका ठोस अवस्था के वाष्प दाब के क्या हो जाए, बराबर। उसमें कौन सा अवस्था के वाष्प दाब के बराबर बोलता था, वाष्प अवस्था। ठीक है ना, कौन सा अवस्था, वाष्प अवस्था। यहाँ कौन सा अवस्था, ठोस अवस्था। तो ध्यान समझना क्या बोल रहा हूं, किसी द्रव का वह ताप जिसमें उसका वाष्प दाब, ठीक है ना, उसके ठोस हुए अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है, उस ताप को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमांक। क्या बोलते हैं, हिमांक। जैसे नॉर्मली समझो ये पानी है, ठीक है ना, पानी है तो पानी जिस टेम्परेचर पर, वो पानी है तो कौन सा अवस्था में है आपका, द्रव अवस्था में, जल है जी, द्रव अवस्था में। और मान लो जिस टेम्परेचर पर किसमें चेंज हो जाता है आपका, ठोस अवस्था में, बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिस टेम्परेचर पर वो हुआ, ठीक है ना, यानी कि इसका जो वाष्प दाब था, द्रव का जो वाष्प दाब था, ठीक है, ये जो बर्फ ठोस है इसके वाष्प दाब के क्या है आपका अब बराबर है। तो इस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर इसका वाष्प दाब द्रव का, और जिस टेम्परेचर पर उस द्रव का ठोस में जो कन्वर्ट हो उसका वाष्प दाब बराबर हो जाता है, जिस टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमांक। क्या बोलते हैं, हिमांक। जैसे पानी रहता है, पानी का कितना होता है हिमांक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आपका क्या बोलना चाहिए, वाष्प दाब, और बर्फ का वाष्प दाब क्या होता है, बराबर हो जाता होगा। क्या होता जाता होगा, बराबर। वैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प अवस्था का और द्रव अवस्था का, क्लियर है ना, उस टेम्परेचर पर वाष्प दाब बराबर होता है। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो हिमांक वही है ना। अब ध्यान समझना, यही वाला कॉन्सेप्ट अब हम लोग किस में लगाएंगे, वही वाष्पशील द्रव लेंगे, उस वाष्पशील द्रव में क्या मिलाएंगे, ध्यान देना। ठीक है, ये हमारा क्या है, वाष्पशील द्रव। जब किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील क्या मिलाया जाता है, विलेय पदार्थ मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, विलेय पदार्थ मिलाया जाता है। विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी। वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी। मतलब ध्यान समझना, पहले केवल क्या था, विलायक था। पहले क्या था, केवल विलायक था। तो विलायक का कुछ फ्रीजिंग पॉइंट रहा होगा, ठीक है ना, फ्रीजिंग पॉइंट TF ऐसे करके लिख रहा हूं मैं। तो यार पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहा होगा, T1 रहा होगा। क्या रहा होगा, T1। समझ आ रहा है कि नहीं। और T1 रहा होगा। अब जैसे ही हम लोग ध्यान देना, इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला है तो या किस में कन्वर्ट हो गया होगा, विलियन में। किस में कन्वर्ट हो गया, विलियन में। और हम लोग को पता है कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने में वाष्प दाब में क्या होता है, कमी। वाष्प दाब में क्या हो जाता है, कमी। अब ध्यान से समझना, ये जो शुद्ध अवस्था में इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था, क्योंकि वाष्प दाब में कमी हुआ है, ठीक है, तो इसका जो हिमांक रहता है उसमें भी क्या आ जाता है, कमी आ जाता है। क्या आ जाता है, कमी। और उसको हम लोग क्या लिखेंगे, T2। क्या लिखेंगे, T2। यहां पर चूंकि T2 का मान क्या है, कम है, और मान किसका ज्यादा है, T1 का। तो डेल TF जो आएगा हिमांक में, जो अवनमन आएगा वो T1 माइनस क्या होगा आपका, T2 होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, एक बार ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं। जो विलियन का हिमांक है वो विलायक के हिमांक से क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
क्लियर है कि नहीं। अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलयन का जो हिमांक है वो विलायक के हिमांक से क्या हो जाता है, कम। और विलायक के हिमांक में होने वाली, ध्यान समझना, विलयन के जो हिमांक में होने वाली ये जो कमी है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन। क्लियर है। थ्योरी कैसे लिखोगे, पहले हिमांक का परिभाषा देना, उसके बाद क्या बोलना, जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को वाष्पशील द्रव में मिलाया जाता है, ठीक है, तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है। पहले तो यही बताओगे, पहला लाइन तो वही रहेगा। उसके बाद क्या बोलोगे, ठीक है, प्राप्त विलयन जो रहता है उसका जो वाष्प दाब में कमी होता है, इसके साथ साथ हिमांक में भी क्या हो जाती है, कमी। क्लियर। और हिमांक में होने वाली ये जो कमी है इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन। क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन। क्लियर है। और डेल टी एफ इज इक्वल टू T1 माइनस T2। क्लियर है। जैसे ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर विलायक था तो और कम हो गया होगा, ठीक है, पहले ये जो पानी था, ठीक है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता था, बर्फ में कन्वर्ट हो जाता था। लेकिन जैसे इसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाए होंगे, ठीक है ना, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ में अब ना कन्वर्ट होकर के और माइनस में चला गया होगा, -2 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ में क्या होते होगा, कन्वर्ट होता होगा। क्लियर है कि नहीं। तो ये जो कमी आया है -2 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस क्या है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये जो कमी निकलता है ना इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, हिमांक में अवनमन। क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है, क्या होता है हिमांक में अवनमन, इसका परिभाषा लिखना, हिमांक क्या होता है, और वो जो अभी थ्योरी बोला उसको लिखना। क्लियर है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, नोट्स में है, बाकी सब चीज इस कारण मैं छापने का काम नहीं कर रहा हूँ ना, मैं सिर्फ समझाने का काम कर रहा हूँ। ग्राफ बनाएंगे फिर से, ठीक है, ग्राफ कैसे बनेगा ध्यान दो तो, ठीक, ग्राफ कैसे रहेगा ध्यान दो। इस साइड हम लोग किसको लेंगे, वाष्प दाब को, किसको लेना है, वाष्प दाब को, और इधर बनाना है किसको, टेम्परेचर को, सेम टू सेम। क्लियर है। ये ताप हो गया और ये हो गया आपका वाष्प दाब। क्या हो गया, वाष्प दाब। यहां तक समझ आ रहा है कि नहीं। हम लोग को क्या पता है कि मान लो ये शुद्ध विलायक है, क्या है, शुद्ध विलायक, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, BC, ठीक है ना, शुद्ध विलायक है, इसमें कोई भी पदार्थ अभी मिला है क्या, नहीं, ठीक है। और ये कौन सा अवस्था में, आपका द्रव अवस्था में, कौन सा अवस्था में, द्रव अवस्था में। कोई एक पॉइंट होगा जिसमें, ठीक है ना, कोई एक टेम्परेचर होगा, जिस टेम्परेचर पर ये किसमें कन्वर्ट होगा, आपका बर्फ में, किसमें कन्वर्ट होता होगा, बर्फ में, ठीक है, ठोस अवस्था में कन्वर्ट होता होगा वो। क्लियर है। तो द्रव, ये कौन सा AB, ये वाला ग्राफ हो गया ठोस हुआ विलायक, या क्या हो गया, ठोस हुआ विलायक। ये जो टेम्परेचर है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, T1। क्या बोल रहे हैं, T1। जैसे ही मैं, अब ध्यान दो, कोई विलायक था शुद्ध विलायक, ठीक है, ये जो शुद्ध विलायक है द्रव अवस्था में है, यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। और जिस टेम्परेचर पर ये किसमें कन्वर्ट होता होगा, ठोस पदार्थ में, मतलब बर्फ वगैरह में, द्रव है यानी पानी होता, बर्फ में कन्वर्ट होगा, समझ आ रहा है ना। तो ठोस हो जाएगा, कौन से पॉइंट में होगा, B वाले पॉइंट में। और इसका ध्यान देना, इस टाइम में कितना टेम्परेचर है, T1। क्या है, T1। जैसे मैं अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाऊंगा, क्या मिलाऊंगा, अवाष्पशील विलेय पदार्थ, तो वाष्प दाब में क्या होता है, कमी। तो ग्राफ ऊपर बनेगा कि नीचे, नीचे बनेगा, ग्राफ नीचे बनेगा। और जैसे ही ग्राफ नीचे बनता है तो ध्यान देना, ये जो ग्राफ रहता है ये तो ऐसे जाकर यहाँ जुड़ेगा, समझ आ रहा है कि नहीं। यानी कि ABC इसको कर देते हैं D, और ये हो गया क्या आपका E। तो वाष्प दाब में कमी तो हुआ, लेकिन ध्यान देना, अब देखो यहाँ पास ये कौन से अवस्था में, ध्यान देना ना, ये कौन से अवस्था में, अभी फिर से ये भी द्रव अवस्था में है, लेकिन अब ये क्या है, विलयन है। क्या है, विलयन। यहाँ पास केवल ये विलायक था, लेकिन जैसे उसमें कोई पदार्थ मिलाया हूँ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ, तो वाष्प दाब में कमी हुआ है, मतलब ये क्या है, विलयन। अब इसके हिमांक में क्या हुआ है, कमी। इधर आता टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, और ध्यान दो इधर आ रहा हूँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, उल्टा जा रहा है इधर, मतलब ताप में क्या हो रहा है आपका, कमी। तो ये क्या आ गया आपका T2। क्या आ गया, T2। समझ आया कि नहीं। और ये बीच में जो, उनके बीच का ये जो अंतर है T1 माइनस T2, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल TF, T1 माइनस T2 को, ठीक है, हिमांक में अवनमन। क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन। समझ आया कि नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो ध्यान से समझने का कोशिश करना, ठीक है। जब किसी वाष्पशील द्रव में, ठीक है, जब किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो इसके हिमांक में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और इस कमी को हम लोग कैसे दर्शा रहे हैं, देखो, माना BC एक शुद्ध विलायक है, ठीक है, तथा ध्यान से समझना, तथा यह ठोस हो जाता है कौन से पॉइंट पर, B पॉइंट पर, जिस पर टेम्परेचर कितना है, T1। जब इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है इसका वाष्प दाब कम हो जाता है, तथा इसका हिमांक भी क्या हो जाता है, कम। कौन से बिंदु पर मिल रही है, D बिंदु पर, T2। क्लियर है। T1 माइनस T2 करूंगा तो क्या आ जाएगा, डेल TF। इसको लिखने आ जाएगा कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब ये जो तुम्हारा डेल TF है, ठीक है ना,
ये जो हम लोग पढ़े हैं क्या, डेल टी एफ, ये डेल टी एफ समानुपाती होता है किसके, मोललता के। किसके समानुपाती होता है, मोललता के। उसमें याद करो किसके समानुपाती होता था, यानी कि वो भी मोललता के समानुपाती होता था, लेकिन वो क्या था, डेल टी बी था, बॉइलिंग पॉइंट के लिए था, क्वथनांक में उन्नयन था। ये क्या, हिमांक में अवनमन, क्या है, हिमांक में अवनमन, बस वही है। डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ इंटू एम, जहाँ ऐसे करके लिख सकते हो, जहाँ डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या है, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, क्लियर है, हिमांक में अवनमन कैसे लिखते हो, T1 माइनस T2, यही है ना, ठीक है। अच्छा ये देखो तो के एफ बराबर क्या होगा, मूलल, वो उन्नयन स्थिरांक था, तो ये क्या होगा, अवनमन स्थिरांक, मूलल अवनमन स्थिरांक, यहाँ तक क्लियर है, क्या है ये, मूलल अवनमन स्थिरांक। उसके बाद ध्यान देना तो, ठीक है, ये m बराबर क्या है, स्मॉल m बराबर मोललता, क्या है, मोललता। और तुम सबको पता है मोललता बराबर क्या होता है, विलेय की मूलों की संख्या किसमें, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, ठीक है, सॉरी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या, ठीक है ना। तो NB क्या है, विलेय के मूल, विलेय के मूल, और ये क्या है, भार किसका, विलायक का भार, किसका भार, विलायक का भार। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं। अच्छा यदि इस स्मॉल m का मान, यदि, ठीक है, स्मॉल m इज इक्वल टू क्या आ जाए, 1 आ जाए, एक मोलल आ जाए, क्या जाए, एक मोलल, तो डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एफ, मतलब, ठीक है, ध्यान से समझने का कोशिश करो, डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एफ, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसका परिभाषा देना है, तो किसी विलयन का मोलल अवनमन स्थिरांक, किसी विलयन का मोलल अवनमन स्थिरांक उसके हिमांक में हुई उस कमी के बराबर होता है, या अवनमन के बराबर होता है, जो कि, ठीक है ना, एक, ध्यान देना, जो कि 1 मोल विलेय को, 1 मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में घोलने से प्राप्त होती है, क्लियर है कि नहीं। ऐसा ही पढ़े थे ना, सेम टू सेम वैसे ही पढ़ना है, ध्यान देना, किसी विलयन का, यदि इसका मान 1 मोल रखा हूँ, इसका मान 1 मोल कब आ सकता है जी, यदि इसका मान भी क्या हो, 1 मोल हो, और ये नीचे वाला भी कितना हो, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम, क्लियर है ना। तो वैसे ही पढ़ना है भाई, किसी विलयन का, ये चीज मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, किसी विलयन का मोलल अवनमन स्थिरांक, उसकी क्या लिखना चाहिए, देखो, किसी विलयन का मोलल अवनमन स्थिरांक उसके हिमांक में हुई उस कमी के बराबर होता है, उस कमी के बराबर होता है, बराबर होता है, जो कि 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलेय को घोलने से प्राप्त होती है, 1 मोल विलेय को घोलने से प्राप्त होती है, घोलने से प्राप्त होती है। समझ आया कि नहीं, क्लियर है। तो ये परिभाषा हो गया किसका, मोलल अवनमन स्थिरांक का, किसका, मोलल अवनमन स्थिरांक का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब तुम लोगों को तो ये पता है, ठीक है, कि मोलल अवनमन स्थिरांक के बारे में तो कहानी चल गया है। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि हिमांक में अवनमन की सहायता से, हिमांक में अवनमन की सहायता से विलेय का क्या ज्ञात करना, आणविक ज्ञात, द्रव्यमान ज्ञात करना, अवनमन की सहायता से विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, द्रव्यमान ज्ञात करना, ठीक है। सबको पता है क्या हो जाता है, डेल टी एफ समानुपाती होता है किसके, स्मॉल एम के, तो डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या आ जाता है, के एफ इंटू स्मॉल एम। अब डेल टी एफ इज इक्वल टू, सबको बता दिया हो ना, दिया है, ये सब करके लिख लेना, ठीक है। के एफ इज इक्वल टू स्मॉल एम को क्या लिखते हैं, एन बी बटे डब्ल्यू ए, यदि ये ग्राम में है तो ऊपर में क्या हो जाएगा, गुणित 1000 का, क्लियर है। अब हम लोग को पता है डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एन बी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बी बटे एम बी, विलेय का दिया गया भार बटे आणविक भार गुणित डब्ल्यू ए, वो भी किस में है, ये ग्राम में है, गुणित क्या करोगे 1000। अब हमको ये बस ज्ञात करना है, क्लियर है। तो इसको हम लोग फेंक देंगे इधर, तो ये एम बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू ए, वो भी किस में, आपका ग्राम में। समझ आया कि नहीं। ठीक, तो ये
डेरिवेशन हो गया ना आपका एमबी के लिए, क्लियर है, ध्यान लो भाई, ठीक, चलो ठीक, डेरिवेशन हो गया किसके लिए, एमबी कैसे निकाला जाता है आपका हिमांक में अवनमन की सहायता से। अब बात करते हैं हिमांक में अवनमन के अनुप्रयोग का, ठीक है, यही पास बना लेते हैं अनुप्रयोग, ठीक है ना। सबसे पहला अनुप्रयोग देखो, तो सबसे पहला अनुप्रयोग होता है हिम निरोधी विलयन बनाने के लिए, ठीक है ना, हिम निरोधी विलयन बनाने के लिए, हिम निरोधी विलयन, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनाने के लिए, क्या बोलते हैं इसको, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। असल में ध्यान से समझना क्या होता है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, जैसे कि कोई पदार्थ है, ध्यान से समझना, जैसे कार का रेडिएटर होता है, ठीक है, कार के रेडिएटर में पानी भरा हुआ होता है। अब जैसे कश्मीर जैसा एरिया है, कश्मीर जैसे एरिया में यदि कार को रखे रहोगे तो पानी है, तो पानी का ध्यान देना, वहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड कॉमन चीज़ है, तो पानी जम जाएगा कार के रेडिएटर में और गाड़ी चालू हो पाएगा क्या, नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं उसमें मिला देते हैं, ध्यान से समझना, उसमें उपयोग करते हैं किसका, एथिलीन ग्लाइकॉल का। एथिलीन ग्लाइकॉल जो रहता है वो हिम निरोधी विलयन के रूप में काम करता है। एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे ही मिलाते हैं तो हिमांक में अवनमन हो जाता है, जो पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ हम कन्वर्ट होता वो क्या हो जाता है -10 से -20 तक चला जाता है, यानी -10 और -20 तक आ गया, यानी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के रूप में कौन काम कर रहा है, एथिलीन ग्लाइकॉल। और हिमांक में क्या कर दिया, ये कमी कर दिया, हिमांक में क्या कर दिया, ये अवनमन कर दिया, क्या कर दिया, अवनमन कर दिया। समझ आ रहा है कि नहीं, तो ध्यान समझना, कार के रेडिएटर वाला उदाहरण यही में देना ना, कार के रेडिएटर में क्या भरा होता है आपका जल, ठीक है, और उसमें हम लोग क्या मिला देते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल, जो कि एक हिम निरोधी विलयन की तरह काम करता है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, दूसरा तुम लोग देखोगे सड़क में जो बर्फ जमा रहता है, सड़कों पर जो बर्फ जमा रहता है उस बर्फ को हटाने में, सड़कों पर जमे बर्फ को हटाने में, जमे बर्फ को हटाने में भी किसका उपयोग होता है, आपका हिमांक में अवनमन का अनुप्रयोग है, ठीक है ना। उसमें हम लोग क्या करते हैं, CaCl2 वगैरह को डाल देते हैं, तो हिमांक में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, क्लियर ना, जिससे बर्फ क्या हो जाता है, हट जाता है। अच्छा, कुल्फी वाले को लोगों को देखे होगे, ठीक है, वो बर्फ का सिल्ली लाते हैं, बर्फ के सिल्ली में क्या डाल देते हैं, नमक वगैरह डाल देते हैं। अब नमक डालते हैं तो उससे क्या होता है, जो बर्फ जल्दी पिघल जाता है, वो जल्दी पिघलता है क्या, नहीं, ठीक है, और इसके कारण वो लगातार बहुत टाइम तक क्या हो जाता है, आपका जो भी पेय पदार्थ उसमें रखे रहते हैं वो क्या रहता है, ठंडा रहता है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो हिमांक में अवनमन का बहुत सारा अनुप्रयोग है ना, इसमें सबसे ज्यादा एमपी कौन सा है, वो कार का रेडिएटर वाला, क्लियर ना, उसको अच्छे से याद रखना। और दूसरा याद रख लेना, सड़क पर जमा हुआ आपका जो बर्फ रहता है उसको हटाने के लिए, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कितना अनुसंख्यक गुणधर्म के बारे में अध्ययन कर लिया, 3। पहला वाष्प पदार्थ में अपेक्षिक अवनमन, दूसरा फिर किसका वीडियो पढ़े थे हम लोग जी, क्वथनांक में उन्नयन, और आज किसका वीडियो पढ़ लिया हम लोग, हिमांक में अवनमन। कभी भी क्वेश्चन आएगा, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं, ठीक है, उसको बताना, पूरा परिभाषा देकर, उसके बाद उसका ग्राफ बनाना, उसके बाद उसका डेरिवेशन करना। साथ में यदि क्वथनांक वाला होगा तो मोलल अवनमन मोलल उन्नयन स्थिरांक के बारे में परिभाषा देना है और मोलल अवनमन स्थिरांक के बारे में। अच्छा, दोनों में एक कॉमन चीज याद रखना कि चाहे मोलल उन्नयन स्थिरांक रहे चाहे मोलल अवनमन स्थिरांक रहे, चाहे मोलल उन्नयन वाला उन्नयन स्थिरांक हो या फिर क्या हो, मोलल अवनमन स्थिरांक हो, अवनमन स्थिरांक हो। मोलल उन्नयन स्थिरांक को किससे शो करते हैं हम लोग, Kb से, और इसको किससे शो करते हैं, Kf से। दोनों का मात्रक सेम टू सेम है। क्या होता है दोनों का मात्रक, ठीक है, क्या होता है आपका केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ठीक है ना, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ठीक है ना, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक भी पूरी तरीके से क्या होता है, कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, परासरण दाब के बारे में। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।